Hello students, I welcome you again to the online classes of APS. Today we will start our lesson 2nd of class 8th Geography, Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife Resources. Now the first thing is what is land and land use. हमारे पास जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनमें से लैंड को सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स माना गया है। लैंड जो है वो हमारा जितना भी अर्थ सरफेस है उसका अबाउट 30% एरिया जो है वो कवर करता है और इस 30% में भी बहुत ही स्मॉल परसेंटेज है जो कि हैबिटेबल है। अदरवाइज इस एरिया में भी बहुत मैक्सिमम पार्ट जो है वो हैबिटेबल नहीं है। हमारे अर्थ के ऊपर पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी अनइवन पाया जाता है। कहीं पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो कहीं पर पॉपुलेशन बहुत कम है। इसका रीज़न ये है कि वहाँ की जो लैंड है या फिर क्लाइमेट उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अलग अलग पाई जाती है। अगर हम देखें कोई माउंटेनियस एरिया है, स्टीप स्लोप्स वाला एरिया है या फिर लो लाइंग एरिया है, डेजर्टिक एरिया है, उन एरियाज़ में जनसंख्या जो है वो बहुत ही कम मिलती है या फिर उन्हें स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया कह सकते हैं। अब इसी के कंपैरिजन में अगर हम प्लेन्स और रिवर वैली वाले एरियाज़ को देखें तो वो स्थान जो है वो काफ़ी सूटेबल है जहाँ पर एग्रीकल्चर इजीली किया जा सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा पाई जाती है। ये पूरे वर्ल्ड के डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ में माने जाते हैं। नेक्स्ट इज़ लैंड यूज़। लैंड को हम अलग अलग पर्पजेज़ को पूरा करने के लिए यूज़ में लेते हैं। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेस, रोड, सेटिंग अप इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। तो इसी को ही लैंड यूज़ कहा जाता है। अगर हम किसी लैंड को यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए उसके फिजिकल फैक्टर्स जो है उस लैंड के लाइक टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स या फिर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, इन चीज़ों को डिटरमाइन किया जाता है। या फिर इसी के साथ साथ कुछ ह्यूमन फैक्टर भी है लाइक पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी, जो कि लैंड के पैटर्न को डिटरमाइन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। नेक्स्ट इज लैंड को क्लासिफाइड किया गया है ओनरशिप के बेसिस पर, प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड। जैसे कि नाम से पता चल रहा है प्राइवेट लैंड वो है जो किसी इंडिविजुअल का अपना होता है और कम्युनिटी लैंड वो है जैसा कि नाम से पता चल रहा है जो कि किसी कम्युनिटी के कॉमन यूज़ में लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कलेक्शन ऑफ फॉडर, फ्रूट, नट या फिर मेडिकल हर्ब्स। तो इस प्रकार से इन लैंड को प्राइवेट लैंड या फिर कम्युनिटी लैंड में डिवाइड किया गया है। जैसा कि हम देख रहे हैं आज के टाइम में हमारे देश की पॉपुलेशन या फिर वर्ल्ड की पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही है। तो पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ ह्यूमन की नीड्स जो है वो भी बढ़ रही है, लेकिन लैंड की जो अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी लिमिटेड है। और उसी के साथ साथ लैंड की जो क्वालिटी है वो भी अगर एक जगह से दूसरी जगह पर देखा जाए तो हमें अलग अलग देखने को मिलती है। और अगर हम एक और चीज़ को ध्यान में रखें कि आज के टाइम में लैंड को यूज़ करने का जो पैटर्न है वो भी तेज़ी से चेंज होता जा रहा है। सोसाइटी के अंदर कल्चरल चेंजेस आ रहे हैं, भूमि का डिग्रेडेशन हो रहा है, लैंडस्लाइड्स हो रही है, सॉइल इरोशन हो रहा है, डिजर्टिफिकेशन हो रहा है, जिनकी वजह से ये चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट के लिए एक थ्रेट बनी हुई है और जिसकी वजह से एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन या फिर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बहुत तेज़ी से लोगों के द्वारा की जा रही है। अब इन 4 पिक्चर्स में आप देख सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड पिक्चर एक विलेज को रिप्रेजेंट कर रही है और थर्ड और फोर्थ पिक्चर एक सिटी को रिप्रेजेंट कर रही है कि टाइम के साथ साथ हम किसी प्लेस में क्या क्या चेंजेस देख सकते हैं। फर्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं कि कच्चे घर हैं या फिर आपको जो खाली एरिया है वो ज़्यादा नज़र आएगा। उसी के कंपैरिजन में अगर आप सेकंड पिक्चर में देखेंगे तो अब घर पक्के बन चुके हैं और फर्स्ट पिक्चर में जो खाली एरिया था उससे ज़्यादा पॉपुलेटेड अब एरिया हो चुका है। अब थर्ड और फोर्थ पिक्चर आप एक सिटी की पिक्चर देख सकते हैं थर्ड पिक्चर में, जहाँ पर सिटी की पॉपुलेशन तो ज़्यादा दिखा रखी है, घर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन इसी के साथ आपको कुछ खुली जगह भी नज़र आ रही है। अब इसी के कंपैरिजन में आप फोर्थ पिक्चर को देखिए कि ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा है इस पिक्चर के अंदर, बिल्डिंग्स की जो काउंटिंग है वो आप चेक कर सकते हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो ये है जो टाइम के अकॉर्डिंग लैंड के अंदर चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट इज़ कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स। हम किस प्रकार से लैंड जो कि एक रिसोर्स के रूप में हमारे पास है उसको संरक्षित कर सकते हैं। पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही है, उसी के साथ साथ लोगों की डिमांड भी बढ़ रही है, तो जिसकी वजह से बहुत बड़ी संख्या में फॉरेस्ट को कट किया जा रहा है। अरेबल लैंड जो कि रहने योग्य ज़मीन है उसको बनाया जा रहा है और जिसकी वजह से लोगों के अंदर बिल्कुल भी डर नहीं है कि वो अपने इस नेचुरल रिसोर्स को खो रहे हैं। अगर हम लैंड के डिग्रेडेशन की बात की जाए
तो वो हमें चेक करना ज़रूरी है अगर हमें लैंड हमारा जो रिसोर्स है उसको कंजर्व करके रखना है। डिफॉरेस्टेशन की कंपैरिजन में एफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लगाना चाहिए। लैंड रिक्लेमेशन, या फिर अगर हम किसी खेतों के अंदर पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं तो उससे पहले हमें देखना चाहिए कि क्या हमारी लैंड के अंदर इन चीज़ों की कमी है। अगर कमी नहीं है तो हमें जितना हो सके इन चीज़ों का यूज़ करने से बचना चाहिए। और फिर है ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग से भी बचना ज़रूरी है, तभी हम लैंड जो हमारा रिसोर्स उसको कंजर्व करके रख सकते हैं। नेक्स्ट इज सॉइल। हमारी अर्थ के ऊपर जो एक थिन ग्रेनी लेयर है उसे सॉइल कहा गया है। ये लैंड के साथ क्लोजली लिंक्ड होती है और लैंडफॉर्म्स जो है वो अलग अलग सॉइल को डिटरमाइन करते हैं। सॉइल जो है वो ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स या फिर वेदर रॉक से मिलकर बनी हुई होती है और ये वेदरिंग की प्रोसेस से बनती है। अगर किसी सॉइल के अंदर मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर का मिक्सचर बहुत अच्छा हो तो वो सॉइल काफ़ी फर्टाइल या फिर उपजाऊ होती है। नेक्स्ट इज फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। अगर मिट्टी की रचना होती है तो उसको कौन कौन से कारक जो है वो प्रभावित करते हैं। तो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं 5 फैक्टर्स इसमें शो कर रखे हैं, जिसमें फर्स्ट है पेरेंट रॉक, सेकंड है क्लाइमेट, थर्ड है रिलीफ फीचर, फ्लोरा फ्यूना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड टाइम। पेरेंट रॉक की कलर कैसा है, मिट्टी का टेक्सचर कैसा है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी है, मिनरल कंटेंट या फिर परमेबिलिटी कैसी है, इन चीज़ों का मिट्टी के उपजाऊ होने या न उपजाऊ होने पर सीधा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट इज क्लाइमेट। टेम्परेचर कैसा है, रेनफॉल का इन्फ्लुएंस कैसा है, वेदरिंग की प्रोसेस कैसी है या फिर ह्यूमस का फॉर्मेशन कैसा है। नेक्स्ट इज रिलीफ। अल्टीट्यूड या फिर स्लोप, ऊंचावच या फिर ढलान। ये इसी के साथ साथ एक्यूमुलेशन जो है सॉइल की अगर रचना होती है इसको डिटरमाइन करते हैं। फ्लोरा फ्यूना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस प्रकार के हैं, वनस्पति है या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अगर वो ज़्यादा है तो ह्यूमस की फॉर्मेशन होगी और जिसकी वजह से मिट्टी की क्वालिटी अच्छी होगी। नेक्स्ट इज टाइम। अगर किसी मिट्टी को बनने में जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उसकी थिकनेस उतनी ही ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। सॉइल इरोशन और डेप्लेशन ये मेजर थ्रेट्स है हमारी सॉइल के लिए, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। दोनों ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर जो है वो डिग्रेडेशन, सॉइल की जो मिट्टी की क्षमता है उसको कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वो फैक्टर जो कि सॉइल डिग्रेडेशन में अपना मेन रोल प्ले कर रहे हैं वो है डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, रेन वॉश और लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स। अब कुछ मेथड्स है जिनकी हेल्प लेकर हम सॉइल कंजर्व करके रख सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है मल्चिंग। एक बेयर ग्राउंड है, खाली ग्राउंड है जिसमें प्लांट्स लगाए गए हैं, वहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ से उसको कवर करके रखा जाता है। इससे मिट्टी के अंदर मॉइस्चर बना रहता है और मिट्टी पानी के फ्लो के साथ बहकर नहीं जाती। नेक्स्ट इज कॉन्टोर बैरियर। इसमें स्टोन, ग्रास या सॉइल को यूज़ किया जाता है कॉन्टोर के अंदर एक बैरियर बनाने के लिए, और इसी के साथ साथ यहाँ पर ट्रेंचेस बनाई जाती है, वहाँ पर वाटर को कलेक्ट किया जाता है ताकि अगर पानी तेज़ी से बह रहा है तो वो मिट्टी को अपने साथ लेकर नहीं जाए। नेक्स्ट इज रॉक डैम। चट्टानों को जो है वो स्लाइड्स के ऊपर जहाँ से पानी नीचे जा सकता है वाटर के फ्लो के अंदर वहाँ पर रख दिया जाता है। इससे क्या होता है, मिट्टी का लॉस होने से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट इज टेरेस फार्मिंग। जैसा कि आप पिक्चर 2.5 में देख सकते हैं, बड़े बड़े फ्लैट स्टेप या टेरेसेस जो हैं इनके ऊपर सीढ़ीदार ज़मीन जो है वहाँ पर फ्लैट सरफेस के ऊपर फसलें लगाई जाती है, और इससे क्या होता है, सॉइल इरोशन को रोका जा सकता है कि अगर पानी का फ्लो भी हो तो ये जो फसल है वो मिट्टी को बहकर जाने से रोक देगी। नेक्स्ट इज इंटरक्रॉपिंग। अगर अलग अलग फसलें लगाई जा रही है, अल्टरनेट रो में लगाई जाएगी, एक रो में कोई और फसल है, दूसरे रो में कोई और फसल है, तीसरे रो में वापस वही फसल, फिर चौथे रो में नेक्स्ट फसल। इस तरीके से जो हम है कल्टीवेशन करते हैं और अलग अलग टाइम में अलग अलग टाइप की जो कल्टीवेशन क्रॉप है वो लगाई जाती है, जिससे कि हम रेन वॉश या फिर सॉइल इरोशन को से हमारी मिट्टी को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्टोर प्लगिंग। जैसा कि आप डायग्राम 2.6 देख सकते हैं, प्लगिंग करना किसमें, पैरेलल कॉन्टोर से, जहाँ पे हील है जिसके ऊपर स्लोप है, ढलान है, वहाँ पे ढलान के ऊपर से पानी को बहकर जाने के लिए, उसे रोकने के लिए, ताकि अगर नीचे की तरफ जब पानी जाएगा तो एक नेचुरल बैरियर के रूप में वो चट्टानें या ढलानें खुद उस पानी को रोकेगी और जिसकी वजह से मिट्टी को बहने से रोका जा सकता है। नेक्स्ट इज शेल्टर बेल्ट।
कोस्टल एरिया जो होते हैं, ड्राई रीजन्स जो होते हैं, तटीय इलाके या फिर सूखे प्रदेश, वहाँ पर पेड़ों को एक लाइन में लगाया जाता है विंड के मूवमेंट को चेक करने के लिए, ताकि इससे मिट्टी को कवर करके रखा जा सके और मिट्टी का प्रोटेक्शन किया जा सके। नेक्स्ट इज़ वाटर। वाटर जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है और ये रिन्यूएबल रिसोर्स है। हमारी अर्थ सरफेस का 3/4 पार्ट जो है वो वाटर से कवर्ड है और इसीलिए हमारी अर्थ को वाटरी प्लैनेट भी कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा वाटर जो है वो हमें ओशंस में मिलता है, और ओशन में जो पानी मिलता है उसकी वजह से ही ओशंस के अंदर जो भी मैरिन लाइफ है, प्लांट या एनिमल है, उन सबको लाइफ मिल पाती है। हमारे ओशंस का जो वाटर है वो काफ़ी स्लाइन है और ह्यूमन कंजप्शन के लिए यूजेबल भी नहीं है। हमें जितना भी हमारी पूरी अर्थ के ऊपर पानी मिलता है उसमें से केवल 1% वाटर फ्रेश वाटर है जो कि हमारे लिए अवेलेबल है और उसको हम इजीली हमारे यूज़ में ले सकते हैं, जो कि हमें ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर लाइक रिवर्स और लेक्स में जो मिलता है, या फिर वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर में मिलता है, इनमें अवेलेबल है। फ्रेश वाटर जो है वो ह्यूमन के लिए एक बहुत ही प्रीशियस सब्सटेंस है। वाटर जो है वो न ही तो अर्थ के अंदर मिलाया जा सकता है, ना ही उसे निकाला जा सकता है। इसकी टोटल वॉल्यूम जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, स्थिर रहती है, लेकिन इसकी एब्यूडेंस जो है वो अलग अलग होती है, क्योंकि हमारी अर्थ के ऊपर ओशंस के अंदर से मान लो वाटर साइकिल बन रहा है, जिसकी वजह से वाटर हमेशा एक रनिंग प्रोसेस में रहता है। एवापोरेशन होता है, प्रेसिपिटेशन होता है और रन ऑफ होता है, जिसे हम वाटर साइकिल के नाम से भी जानते हैं। ह्यूमंस जो है वो बहुत बड़ी अमाउंट में वाटर को यूज़ करते हैं, सिर्फ ड्रिंकिंग और वॉशिंग के लिए नहीं, इवन प्रोडक्शन प्रोसेस में भी उसको यूज़ में लिया जाता है, या फिर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, इन काम में भी वाटर को यूज़ लेते हैं। जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों की डिमांड्स भी बढ़ रही है। इसके लिए हमें फूड की, कैश क्रॉप की, अर्बनाइजेशन की, या फिर लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने की ज़रूरत है। और इन सब चीज़ों के चलते जो फ्रेश वाटर है उसकी शॉर्टेज देखने को मिल रही है, और वाटर सोर्सेज जो है वो सूख रहे हैं, या फिर वाटर का पोल्यूशन जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। नेक्स्ट इज़ प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। हमारे यहाँ अगर इंडिया की बात की जाए या फिर वर्ल्ड की बात की जाए तो पानी की काफ़ी कमी मिलती है। अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, या फिर यूएसए का वेस्टर्न पार्ट, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको है, या फिर साउथ अमेरिका के कुछ पार्ट्स हैं, एंटायर ऑस्ट्रेलिया है, ये फ्रेश वाटर की शॉर्टेज को काफ़ी फेस कर रहे हैं। वो कंट्रीज़ जो कि क्लाइमेटिक जोन्स में लोकेटेड है, वहाँ पर सूखे जैसी समस्या हमेशा देखने को मिलती है, वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो वाटर शॉर्टेज जो है मे बी वो किस चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस हैं, परिणाम हैं हमारे एनुअल प्रेसिपिटेशन के, क्योंकि हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन वाटर का कर रहे हैं। वाटर सोर्स जो हमारे पास है उसको हम बिना सोचे समझे, बिना नीड के यूज़ में ले रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो कम होती जा रही है। नेक्स्ट इज़ कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स। अगर हमें क्लीन और एडिक्वेट वाटर चाहिए तो इसके लिए हमें बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आज के टाइम में क्लीन और एडिक्वेट वाटर जो है वो उसकी प्रॉब्लम पूरा वर्ल्ड फेस कर रहा है। तो इसके लिए हमें कुछ सोर्सेज को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। वाटर जो है वो एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, लेकिन अगर हम इसका ओवर यूज़ करते हैं या फिर इसे पोल्यूट करते हैं, फिर ये हमारे लिए अनफिट हो जाता है, फिर हम इसको यूज़ में नहीं ले पाते और उसको बनने में भी एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस का टाइम लगता है। अगर हम अनट्रीटेड चीज़ों का डिस्चार्ज वाटर में करते हैं, या फिर सीवरेज का पानी हमारे साफ़ पानी में जा रहा है, एग्रीकल्चर के केमिकल्स जो है उनको हम पानी में डाल रहे हैं, या फिर इंडस्ट्रीज़ के केमिकल जो है वो वाटर बॉडीज़ में मिल रहे हैं, इसकी वजह से हमारा वाटर जो है वो फिट नहीं रहता, हमारे पीने लायक नहीं रहता। और इसके साथ साथ वाटर के अंदर नाइट्रेट, मेटल या फिर पेस्टिसाइड जो है वो घुल जाते हैं, और ये केमिकल्स जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं और ह्यूमन बॉडीज़ के लिए वो अच्छे नहीं हैं। तो वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है अगर हम कुछ एफर्ट लगाएं, जैसे फॉरेस्ट या फिर जो दूसरी वेजिटेशन है उनको हम किस प्रकार से देखें कि वो हमारे लिए अंडरग्राउंड वाटर का यूज़ में ले सकें। जैसे अगर हमें खेतों के अंदर हार्वेस्टिंग, फसलों की हार्वेस्टिंग करनी है, या फिर हम खेतों के अंदर पानी को डालना है, तो हमें ये देखना है कि पानी वहाँ पर तेज़ी से नहीं बहाए। कनाल का पानी जो हम फील्ड में यूज़ लेते हैं उसे कम से कम मात्रा में यूज़ में लेना चाहिए।
या फिर आज के टाइम में अगर हम देखें तो ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन जो है वो काफ़ी यूज़फुल है, जिसकी वजह से हम या तो वाटर को स्प्रिंकल कर सकते हैं उसके अंदर, या फिर हम ड्रिप के द्वारा बूंद बूंद करके फसलों के अंदर पानी डाल सकते हैं, जिससे कि पानी को बचाया जा सकता है। और इरिगेशन के ये कुछ ऐसे मीन्स हैं जिनको अडेप्ट करके वाटर रिसोर्स को ईजिली कंजर्व करके रखा जा सकता है। नेक्स्ट इज नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ जो है वो हमें लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, इन तीनों के कॉन्टेक्ट से जो एक नया जोन बनता है जिसे बायोस्फीयर कहा जाता है, वहाँ देखने को मिलते हैं। बायोस्फीयर वो जगह है जहाँ पर जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो इंटरेक्शन करते हैं इंडिपेंडेंटली अपने एक दूसरे के सर्वाइवल के लिए। वो सभी एक दूसरे की लाइफ को सपोर्ट करते हैं, जिसे इकोसिस्टम कहा जाता है। वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ जो है वो ह्यूमन के लिए बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स है। प्लांट से हमें टिम्बर, एनिमल्स को शेल्टर मिलता है, हमें ऑक्सीजन मिलती है, वो मिट्टी को इरोशन होने से बचाते हैं। इसी के साथ साथ शेल्टर बेल्ट या फिर अंडरग्राउंड वाटर की शॉर्टेज को कम करते हैं। हमें फ्रूट, नट, ऑयल, गम, मेडिसिन प्लांट ये सब चीज़ें देते हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो प्लांट्स के हमारे लिए हमारी लाइफ के अंदर इन्यूमरेबल यूजेस है, जिसे कि हम उनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले रहे हैं। वाइल्ड लाइफ के अंदर एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट सब चीज़ें इंक्लूड है। उनसे हमें मिल्क, मीट, हाइड और वूल मिलता है। इंसेक्ट है जैसे बी है, उससे हमें हनी मिलता है, और ये पोलिनेशन में भी फ्लावर्स का पोलिनेशन है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और इकोसिस्टम को बनाकर रखती है। बर्ड्स जो है वो इंसेक्ट को खाते हैं और इसके लिए वो डिकम्पोजर का काम करते हैं। वल्चर जो है वो अपनी एबिलिटी की वजह से डेड लाइफ स्टॉक को ख़त्म कर देते हैं। बिल्कुल ये एक प्रकार से हमारे एनवायरनमेंट के क्लींजर का काम करते हैं। तो हर एक एनिमल, चाहे बिग चाहे स्मॉल, हर तरीके से अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारे एनवायरनमेंट के इकोसिस्टम को मेंटेन करने में। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। जो हमारी वेजिटेशन है वो टेम्परेचर और मॉइस्चर दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है। सबसे मेजर वेजिटेशन वर्ल्ड के अंदर जो पाए जाते हैं उसमें फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, शर्ब्स और टुंड्रा वेजिटेशन है। वो एरिया जहाँ पर हैवी रेनफॉल देखने को मिलती है वहाँ पे ह्यूज ट्रीज मिलते हैं, और फॉरेस्ट जो है उनको एब्यूडेंट वाटर मिलता है, जिसकी वजह से उनका मॉइस्चर कम नहीं होता और उनका साइज जो है, उनकी डेंसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसी के कंपैरिजन में अगर किसी जगह पे बारिश कम हो रही है, वाटर की सप्लाई कम हो रही है, तो मॉइस्चर अपने आप से डिक्रीज हो जाएगा, तो उसका अफेक्ट सीधा ट्रीज़ के साइज़ पर और उसकी डेंसिटी पे पड़ेगा और वो रिड्यूस हो जाती है। ट्रीज़ और ग्रासेस जो है वो उन एरिया में लगते हैं जहाँ पर रेनफॉल जो है मॉडरेट होती है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम होती है। थोर्नी श्रब्स जो है या फिर जो श्रब्स, अदर श्रब्स है, वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ ड्राई एरियाज़ में मिलते हैं जहाँ की रेनफॉल बहुत ही कम देखने को मिलती है। और ये प्लांट जो है इनकी रूट्स जो है वो बहुत डीप होती है और उनकी जो लीव्स है वो थोर्नी, कांटेदार और वैक्सी, जिनके अंदर जेल के रूप में पानी मिलता है, जिससे कि अगर कभी ज़मीन के अंदर मॉइस्चर की कमी हो तो उनकी लीव्स के अंदर इतना पानी इकट्ठा होता है कि वो उससे अपने मॉइस्चर की कमी को पूरा कर सकते हैं। और टुंड्रा वेजिटेशन जो है वो पोलर रीजन्स में देखने को मिलती है। इसकी एग्जांपल है जैसे मोसेस और लीचन्स। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट जो है वो एक टाइप से हमारी वेल्थ है, हमारा धन है। प्लांट से एनिमल्स को शेल्टर मिलती है और साथ ही साथ इकोसिस्टम को वो बनाकर रखते हैं। इसकी वजह से क्लाइमेट और ह्यूमन के इंटरफेरेंसेस में चेंजेस देखने को मिलते हैं, और उसी के साथ साथ प्लांट और एनिमल्स जो कि हमारे लिए हमारे एक नेचुरल हैबिटेट्स का काम करते हैं, वो भी धीरे धीरे लॉस करना हम शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए हमें डिफॉरेस्टेशन को, सॉइल इरोशन को, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ को, फॉरेस्ट फायर, सुनामी या फिर लैंडस्लाइड, इन सब को अगर हम रोकते हैं या फिर हम इन प्रोसेस में अपना रोल प्ले करते हैं कि डिफॉरेस्टेशन ना हो के एफॉरेस्टेशन को ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, सॉइल इरोशन को रोकने के कोई ना कोई तरीके अपनाए जाए, तो हम हमारे रिसोर्स को बचा कर रख सकते हैं। दूसरा, पोचिंग को रोकना। हमारे पास बहुत सारी ऐसी स्पीसीज़ हैं एनिमल्स की जो धीरे धीरे ख़त्म होने पर है, हमें इनको रोकना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनका इलीगली हंटेड किया जाता है, जिनको इससे इनका ट्रेड होता है, इनकी हाइड, इनकी स्किन, इनके नेल, टीथ, हॉर्न, इन सब का लोग जो है वो ट्रेड करते हैं। तो ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम हमारे इन वाइल्ड लाइफ को सेव करके रखें, ताकि हम अपने एनिमल्स जैसे टाइगर, लॉयन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, रेंसर्स, स्नो लियोपर्ड, ऑर्चिड पिकॉक, इन सब को बचाकर रख सकें। और इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस जो है वो लोगों में लाएं।
ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या फिर बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाने की ज़रूरत है, ताकि हम नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करके रख सकें। और हमारे एनवायरनमेंट के बीच में एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी की वजह से हमारी जो एनवायरनमेंट में एनिमल्स की स्पीसीज़ है वो काफ़ी डिस्टर्ब हुई है, और एनिमल की स्पीसीज़ के डिस्टर्ब होने की वजह से हमारे पूरे वर्ल्ड के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है।